में पक्का इरादा कर लेते कि आज नौकरी जरूर तलाश करके वापस लौटेंगे। अगर कोई आदमी कोशिश पर कोशिश करे तो कहा जाता है कि उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। एक दिन रामजी राय एक कंपनी में गए। उन्होंने वहां जाकर उसके मालिक को प्रणाम किया। कंपनी का मालिक बहुत बूढ़ा था। जब उसने रामजी राव से वहां आने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वह नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। मालिक के पूछने पर उन्होंने अपना पूरा हाल सुनाया। वह आदमी बड़ा दयालु था, उसे उस पर दया आ गई। रामजी राव से उसने कहा, मिलिट्री में तुम सूबेदार थे, 50 रुपये वेतन मिलता था, मैं तो उतना नहीं दे पाऊंगा। तो फिर मैं तुम्हें केवल 40 रुपये ही दे सकता हूँ। सोच लो, मेरे यहाँ स्टोर कीपर की जगह खाली है, यदि तुम्हें पसंद हो तो यह नौकरी कर लेना। 40 रुपये उस समय काफी महत्व रखते थे। रामजी राव ने नौकरी करना स्वीकार कर लिया। मालिक ने उन्हें दूसरे दिन से काम पर आने वो लिए कह दिया, उसका नाम रजिस्टर में दर्ज कर लिया। जब भीमाबाई ने ये सुना तो वह सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए अपने पतिदेव से कहा, ईश्वर सबका भला करता है, हम गरीबों पर भी उसे दया आ जाती है। फिर अगले दिन से उन्होंने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। उन्हें वहां स्टोरकीपरी ही तो करनी थी। सुबह का खाना अपने साथ लेकर जाते। किसी प्रकार उनके घर की गाड़ी चलने लगी। उनकी पत्नी एक एक दिन गिनकर काटा करती थी कि कब महीना पूरा होगा और कब वेतन मिलेगा। इस पर रामजी राव उस गांव के माहौल को छोड़कर शहर आ चुके थे। सतारा कहने को तो छोटा शहर था लेकिन रौनकदार इलाका था। उन्होंने अपने बच्चे का नाम भीमराव रखा था। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह 5 साल का हो गया था। जय भीमाबाई की यह चिंता सताने लगी कि भीमराव को स्कूल जाना चाहिए। यह अपने पति से यह बात कहती तो उन्हें केवल एक ही उत्तर मिलता, मैं भी यही सोचता हूँ कि अब लड़के को स्कूल भेजना चाहिए। तो फिर आप इस बारे में कुछ सोचते क्यों नहीं? पत्नी कहती। मेरे सामने 2 समस्याएं हैं। कैसी समस्याएं? पहली समस्या तो ये है कि हम लोग जाति के महार है भीमा, और दूसरी बात ये कि भीमराव के दाखिले में भी तो खर्च होगा, वैसे ही घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, उन्होंने बताया। उनकी बात सुनकर भीमाबाई निराशा के भंवर में फंसती चली गई। रामजी राव ने कहा था, ये दक्षिण भारत है, यहाँ छुआछूत बहुत ज्यादा है। अछूतों को लोग नल से पानी नहीं देते और न ही कुएं से लेने देते हैं। कुछ भी हो, तुम सूबेदार थे, बेटा अनपढ़ नहीं रह सकता। एक रोज भीमराव को अपने साथ लेकर रामजी राव स्कूल ले जाने को तैयार हो गए। जिस स्कूल में वे जाते और अपने को महार बताते, वहीं उन्हें दाखिला देने से इनकार हो जाता। निराश होकर वह वापस आ गए और अपनी पत्नी से कहा कि भीमराव का दाखिला होना बहुत मुश्किल है। कई दिन तक वह इसी तरह स्कूलों के चक्कर लगाते रहे, मगर दाखिला नहीं हुआ। भीमाबाई में बहुत हिम्मत थी, वह कभी निराशवाद नहीं होती थीं। वे अपने पति को समझाते हुए कहती कि तुम दूसरे स्कूलों में जाओ, किसी न किसी को तो हमारे बच्चे पर दया आ ही जाएगी। वे कहती, अछूतों को शिक्षा मत दो, अंग्रेजी सरकार यह नहीं कहती, वो तो चाहते हैं कि बच्चे अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करें। रामजी राव इस बात से तंग आ चुके थे। वे अक्सर नौकरी से 4-5 दिन की छुट्टी लेते या फिर 4-5 घंटे लेट पहुंचते। इस बात को देखकर मालिक बिगड़कर कहता, मैं तुम्हें इस तरह रोज रोज छुट्टी दे नहीं दे सकता, नौकरी करनी है तो ठीक से करो। घवर रामजी राय मजबूर थे। वे खुशामद करते और फिर मालिक से कुड़ी से लेते। उन्हें लगन थी कि किसी तरह भीमराव का दाखिल हो जाए।
एक रोज वह ऐसे स्कूल में पहुंचे जहां का हेडमास्टर बड़ा दयालु था। रामजी राव ने उसके सामने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो वह बोला, मैं दाखिला दे दूंगा लेकिन तुम महार हो, तुम्हारा लड़का सब लड़कों के साथ नहीं बैठ सकता। वह ये बात सुनकर हेडमास्टर की ओर देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब लड़कों के साथ भीमराव नहीं बैठेगा तो वह कैसे पढ़ेगा। एक उपाय है। वह क्या है? हेडमास्टर ने उस पर तरस खाकर कहा, तुम्हारा लड़का बिछाने के लिए टाट अपने साथ लेकर आया करेगा। जहां लड़के दरवाजे के बाहर अपने जूते उतारते हैं, वह वहां टाट बिछाकर बैठ जाया करेगा। कोई उसे छुएगा भी नहीं, क्योंकि वह महार है। यह उसे अच्छी तरह समझा देना। समझा दूंगा मास्टर साहब, बस आप उसे दाखिला दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा। पिता ने व्यवस्था के विरुद्ध समझौता कर लिया। इस तरह भीमराव की शिक्षा आरंभ हुई। शिक्षा का आरंभ। अगले दिन भीमराव का नाम स्कूल के रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया। वे पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगे। वह टाट अपने साथ ले जाते और दरवाजे पर वहां बिछाकर बैठ जाते थे, जहां बथुए अपने जूते उतारते थे। लड़के उनकी हंसी उड़ाते थे। वे एक दूसरे से आपस में कहते थे, भीमराव महार है, ये पढ़ने आया है, इससे बचकर रहना, इसे छूना मत। अभी भीमराव की उम्र 5 साल ही थी, लेकिन लड़के उनका अपद्भाव कर रहे हैं, वह ये बात जानते थे। वह बहुत ज्यादा समझदार है। वह सबकी बातें सुनते मगर जवाब किसी को भी नहीं देते थे। से खून मन लगाकर पढ़ते थे। उनकी कोशिश रहती कि जो आज पढ़ाया गया है, मुझे याद हो जाना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यही वजह थी कि वह पढ़ने में जरा भी लापरवाही नहीं बरतते थे। इसलिए वह पढ़ने में तेज चलने लगे। अध्यापक भी उनसे खुश रहते थे। जल्दी ही वे अध्यापकों के प्रिय शिष्य बन गए थे। उनसे प्रधानाध्यापक भी बहुत खुश रहता था। वह दूसरे मास्टरों को बताते कि यह लड़का अछूत है, लेकिन पढ़ने में सबसे आगे है। ऐसा लगता है कि यह खुश पढ़ेगा और योग्य इंसान बनेगी। ये देखकर उनके माता पिता बहुत खुश होते थे। दोनों कहते कि भविष्य में हमारा भीम खूब पढ़ेगा। उसका मन पढ़ाई में लग रहा है, वह होशियार भी है। समय गुजरता रहा। अब भीमराव 5वीं कक्षा में आ गए। वह गणित में बहुत अच्छे थे। उनके गणित में हमेशा पूरे नंबर आते थे। वे भूगोल व इतिहास में भी खूब मेहनत करते थे। जब वह स्कूल से वापस लौटते तो उन्हें शाम हो जाती थी। वे दोपहर का खाना अपने साथ ही लेकर जाते थे। ये सब इसी प्रकार चलता रहा। माता की मृत्यु। एक दिन अचानक भीमाबाई की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बहुत जोरों का बुखार चढ़ा हुआ था और उतर नहीं रहा था। उन्होंने कई दिन तक दवा भी नहीं खाई थी। वह सोच रही थी कि खुद ठीक हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा होना मुश्किल था। अब पड़ोसियों को भी उनकी चिंता होने लगी। वह सोच रहे थे कि अगर दवा न दी गई तो भीमाबाई मर भी सकती है। दिन प्रतिदिन भीमाबाई की कमजोरी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ पड़ोसी वैद्य के पास पहुंचे, लेकिन उसने आने से साफ इनकार कर दिया। वह बोला, मैं अछूतों के पर नहीं जाता और न ही मैं उनका इलाज करता हूँ। पड़ोसी रामजी राव को अपने साथ घर लेकर जाते और निराश होकर वापस लौट आते। उन्हें देखने के लिए घर पर आने को कोई वैद्य तैयार नहीं था। लेकिन इस संसार में सभी पत्थर दिल नहीं होते, किसी न किसी के दिल में दया जरूर होती है। एक बूढ़ा वैद्य था, उसे दया आ गई। ये रामजी राव के साथ उसके घर आ गया। वैद्य ने उनकी नाड़ी देखी और कहने लगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छी से अच्छी दवा दूंगा।
कुछ दिन का समय लगेगा, बुखार अपने आप ही उतर जाएगा। दवा देने के बाद वैद्य चला गया। भीमाबाई को दवा दी गई, लेकिन उन्हें आराम बिल्कुल भी नहीं मिला था। उनकी बीमारी बढ़ती चली गई। 1 महीने तक वह इसी तरह बीमार रहीं, फिर उनकी मृत्यु हो। अब रामजी राय पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें पत्नी की कमी खलने लगी। वे सोचने लगे, मैं घर का काम देखूंगा या नौकरी करूंगा। ये दोनों ही काम बहुत मुश्किल हैं। एक साथ दोनों करना रामजी राव के लिए बहुत मुश्किल था। रामजी राव बहुत ज्यादा मजबूर हो गए। सवेरे वे नौकरी पर जाते और जब लौटते तो रात हो जाती थी। वे रात को आकर खाना बनाते, तभी सब बच्चे खाते। उसी में से थोड़ा सा खाना उठाकर वे सुबह के लिए रख देते थे। उसी खाने को खाकर भीमराव स्कूल पढ़ने के लिए चले जाते थे। थोड़ा सा रामजी राव भी पेट में डाल लेते थे और फिर अपनी ड्यूटी पर चले जाते। भीमराव को माता की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। दिन भर वे उदास रहते तथा जब माँ की याद आती तो रोने लगते। रामजी राव उन्हें छाती से लगा लेते। वह सबकशाते, तसल्ली करो भीमराव, तुम्हारी माता अब लौटकर वहीं आएंगी। मन पढ़ाई में लगाओ बेटा, भविष्य में यही पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। घर से थोड़ा सा बासी खाना खाकर भीमराव अंबेडकर स्कूल जाते। उन्हें दोपहर को भूख लगती तो बिलचिलाकर रह जाते। ये बात जब एक दिन उन्होंने अपने पिता से कही तो उनके पिता बोले, दोपहर में इंटरवल होता है, तब रोटी खाने तुम घर चले आया करो। मैं तुम्हारे लिए नौकरी पर जाने से पहले रोटी बना जाया करूंगा। ये बात भीमराव ने स्वीकार कर ली। वे बालक थे और बचपन में भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए उन्हें रोजाना घर जाना पड़ता था। कई दिन गुजर गए। हेडमास्टर ने एक दिन उन्हें बहुत बुरा भला कहा। वह भीमराव से कह रहे थे, तुमने अगर भविष्य में यही सब कुछ किया तो स्कूल से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। ये बात सुनते ही भीमराव सहम गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि इंटरवल में अब वे कभी घर पर नहीं जाएंगे। वे भूखे रहकर ही यहाँ पढ़ेंगे। पाए ब्राह्मण हेडमास्टर का उनके प्रति लगाव। माँ के मरने का तो भीमराव को बहुत दुख हुआ था। उधर घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनकी यह समझ में नहीं आ रहा था कि दिन भर भूखे रहना उनके वश में नहीं था। वे पढ़ना चाहते थे, इस कारण वे पढ़ रहे थे। वैसे उन्हें किसी प्रकार का कोई आराम नहीं था। स्कूल का हेडमास्टर बड़ा दयालु था। पूरे दिन भीमराव भूखे रहते। ये बात उससे देखी नहीं जाती थी। उन्हें भूखा देखकर उसका मन भर आता था। भीमराव के लिए वह पहले से ही रोटियां बनाकर रख लेता था। जब स्कूल में आधी छुट्टी होती तो वह भीमराव को वहीं रोटियां खाने को देता। वह रोटियां उनके सामने दूर से ही फेंक देता था और एक दोने में कुछ दाल या सब्जी उन्हें दे देता था। हेडमास्टर था तो ब्राह्मण जाति का, लेकिन उसके अंदर दया का सागर उमड़ रहा था। वह भीमराव को पीने के लिए मटके का पानी भी देता। वह अछूत जरूर थे, लेकिन हेडमास्टर उससे काफी स्नेह रखते थे। इस तरह भीमराव का आधी छुट्टी में घर आना बंद हो चुका था। हेडमास्टर बड़े प्यार से उन्हें वहीं भोजन करा देते थे। भीमराव को उन्हें देखकर कभी कभी ऐसा महसूस होता था जैसे वह उनके पिता हैं। ये देखकर कक्षा के दूसरे छात्र भीमराव से जलने लगे थे। वे आपस में कानाफूसी करते और एक दूसरे के कान में फुसफुसाते। हमारे हेडमास्टर का दिमाग खराब हो गया है। एक महार को प्यार करते हैं, जिसके लोटे का पानी कोई नहीं पीता, उस अछूत लड़के को वह अपने घड़े में से पानी पिलाते हैं। भीमराव इन बातों से बहुत दूर थे। वे धर्म को नहीं पहचानते थे। उन्हें बस एक ही चिंता थी कि किसी तरह ये प्राइमरी शिक्षा पूरी हो जाए, फिर मैं किसी इंटर कॉलेज में दाखिला लूं।
यही वजह थी कि वह हर बात एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देते। वे जो कुछ भी अपनी आंखों से देखते उसे भूलने की कोशिश करते। वे अपने इसी सिद्धांत पर अडिग थे कि कहीं वह भटक न जाएं। उनके सामने अपने घर की परेशानी भी थी। प्रतिदिन वह देखते थे कि उनके पिता को कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। माता का अभाव भी उन्हें खलता था। वे किसी से भी अपने दिल की बात नहीं कहते थे। हमेशा खामोश रहना उनकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे समय ने करवट बदली और युग अपनी नई कहानी कहने लगा। एक रोज रामजी राव की वह नौकरी समाप्त हो गई क्योंकि कंपनी बंद हो गई थी। मालिक को घाटा हो गया था, इस कारण कंपनी बंद करनी पड़ी। अब रामजी राव नौकरी छोड़कर घर आकर बैठ गए। वे अब बूढ़े हो गए थे। रोजाना वे नई नौकरी की तलाश में निकलते लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। लेकिन तब तक भीमराव ने प्राइमरी की शिक्षा पूरी कर ली थी। वे प्रथम श्रेणी में वे उत्तीर्ण हुए। उन्हें अब नए स्कूल में दाखिल लेना था। उसके लिए रामजी राव जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। इसके लिए क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दाखिले के लिए रुपयों की आवश्यकता थी और रुपया उनके पास था नहीं। ये जानकर उनके पिता ने सोचा कि क्यों न कहीं से ब्याज पर रुपया उठा लिया जाए। यही बात सोचकर वह सेठ जी के पास पहुंचे और उनसे रुपयों की मांग की। लेकिन सेठ ने रुपये देने से साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था, मैं चांदी या सोने के जेवर रखकर ही रुपया उधार दे सकता हूँ। कुछ जेवर ले आओ और उसे मेरे पास गिरवी रखकर पैसा ले जाओ। रामजी राव ने अपनी बहुत मजबूरी बताई लेकिन सेठ जरा भी नहीं पसीजा। अब रामजी राव परेशान हो गए। पीतल की एक घरात अंदर पड़ी थी, उसे लेकर वह सेठ के पास पहुंचे और कहनेत, सेठ जी, मेरे पास कोई जेवर नहीं है, ये पराठ है, इस रख लिए और 50 रुपये मुझे दे दीजिए। सेठ जी की समझ में आ गया। उन्होंने परात देखी और कहने लगे, ठीक है, अभी मैं इस परात के तुम्हें 50 रुपये दे देता हूँ, लेकिन एक बात है। क्या? अगर तुमने 1 साल के अंदर यह परात नहीं छुड़ाई तो यह मेरी हो जाएगी। कैसे सेठ जी? भाई, इसका ब्याज और रुपया 1 साल के अंदर नहीं दे पाते तो परात फिर हमारी हो जाएगी। मैं समझ गया, वह बोले। समझ गए न अच्छी तरह? सेठ बोला। हाँ, अच्छी तरह समझ गया। तो फिर यही बात लिखकर मुझे दे दो और रुपया ले जाओ। उन्होंने कहा। बहुत अच्छा। रामजी राव ने ये सब कुछ उन्हें एक कागज पर लिखकर दे दिया और रुपया ले आए। अगले दिन भीमराव का दाखिला उन्होंने एक नए स्कूल में करवा दिया।